मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, जीएसएम से हैं, जनता सरकार मोर्चा। और इन्होंने भारत में एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। पूरा भारत जिस तरह से आज कर्जे के दलदल में डूबा हुआ है, तो उसको लेके भारतवासियों को उससे छुटकारा दिलाने के लिए जिस तरह से देवेंद्र बलहारा प्रयासरत हैं, उसी को लेके चर्चा करेंगे कि क्या इनकी मुहिम है और क्या प्रयास ये कर रहे हैं। बलहारा साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। नमस्ते भाई जी। अच्छा बलहारा साहब, शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे जीएसएम के बारे में। जीएसएम मतलब ये कोई राजनीतिक संगठन है कि कोई राजनीतिक दल है कि खाली कोई एनजीओ है, क्या है? ना ही एनजीओ है, ना ही राजनीतिक दल है, ना ही राजनीतिक संगठन है, ना ही सामाजिक संगठन है। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए तो ये कोई संगठन ही नहीं है। ये बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने का एक प्रयोग है बेसिकली, जिसमें कोई प्रधान नहीं, कोई इसमें हेड नहीं और कोई डिफाइंड नेता नहीं। मतलब ग्रुप में हम सबको जैसे 10 लोग हैं तो हम फ्री हैं अपना नेतृत्व चुनने के लिए। अच्छा, कुदरती तरीके से नेतृत्व निकल के आएगा। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हो आप आगे आइए, आप बोलना चाहते हो आप आगे आइए, आप रिसर्च करना चाहते हो आप आगे आइए, आप क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो बस आप आगे आइए। ये थीम लेकर के चले हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि सोसाइटी में कोई ठेकेदार बन जाता है तो लोगों की उम्मीदें उस व्यक्ति के ऊपर आके टिक जाती हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोगों को लड़ना सिखाया जाए। बेसिकली लोगों को बताया जाए कि तुमको कैसे लड़ना है। लड़ाई क्योंकि तुम्हारी है तो कोई और आदमी तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़े। तुमने किसी को सैलरी पे थोड़ी रख लिया है कि तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़ेगा आगे आकर के। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे जो चीजें समझ में आ रही हैं आपको समझा दिए 10 चीजें, 10 में से आपको जो लगता है कि आपकी लड़ाई उसमें है आप उसमें शामिल हो जाइए। और इस तरह से फिर एक तरह से प्रताड़ित लोग, बहुजन जिसे हम कहते हैं, जैसे शोषित वर्ग जिसे हम कहते हैं, कि वो एक साथ आए और अपने अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए समाज में अपनी लड़ाई लड़े। इस थीम के साथ शुरू किया गया एक कॉन्सेप्ट है जनता सरकार मोर्चा। अच्छा, तो ये आपका बिल्कुल एक अलग तरह का मॉड्यूल है। मतलब आप आज तक तो जितने भी संगठन हुए वो हाँ, नेतृत्व उनमें होता ही होता है। हाँ, इसमें भी है नेतृत्व, लेकिन इसमें स्व अनुशासित और स्व स्वीकार्य नेतृत्व है। यानी कि जैसे किसी बड़े संगठन में फिर लॉबिंग होती है, वो लॉबिंग की यहाँ जगह नहीं है। यहाँ ये लॉबिंग जो है वो एक तरह से लीगल है। अगर कहा जाए कि आपको आपकी मर्जी है ना, आप नेतृत्व देखिए। आप रुपए वाले मसले पर आप सहमत नहीं है, आप मत आइए उसमें साथ। आप हेल्थ वाले मसले पर सहमत नहीं है, मत आइए। आप एजुकेशन वाले पे आ जाइए, आप राजनीति वाले मसले पे आप आ जाइए। यानी हमने मुद्दे उठाए हैं, हमने कहा है हमारा ध्येय क्या है। जन यानी आदमी के लिए जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला हमारा, रोटी बेटी और माटी का फैसला हमारा, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा। ये हमारे मिशन है, ये एजेंडा है। इसमें से आपका एजेंडा जो अगर फिट बैठता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आपका नहीं फिट बैठता है तो नहीं। आपका कोई संगठन, आप अपने संगठन को बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बलहारा जी को जब हम देखते सुनते हैं तो ऐसा लगता है सुनने के बाद कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत है। वो हर चीज़ में षड्यंत्र देखते हैं। सड़क बन रही है तो षड्यंत्र है, बिजली एलईडी है लगाई जा रही है तो वो षड्यंत्र है, और हॉस्पिटल्स में षड्यंत्र है, पैसा तो षड्यंत्र है ही है। तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हैं डॉक्टर बलहारा, समझ में नहीं आती लोगों को। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं पैसे से। जो पैसे को आप कह रहे हैं कि जो बैंक के पास, जो हमें पैसा बैंक ने दिया हुआ है वो नकली है और हमारा पैसा बैंक के पास जो है वो असली है, वो इस तरह से समझाइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं बिल्कुल सरल भाषा में वो समझ सकें कि ये खेल क्या है। देखिए, इसमें एक सिंपल सा फंडा है। जैसे आपने कहा कि मुझे हर चीज़ में षड्यंत्र नज़र आता है, नहीं, मुझे षड्यंत्र नज़र नहीं आता है। असल में क्या है कि जैसे ये किताब ही है फॉर एग्जांपल, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो जो इस किताब के इस तरफ लोग होंगे उनको तो इसका ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, बैक वाला, और जो इधर है मेरी तरफ उनको ये दिखाई दे रहा है। तो अब जो इधर वाले हैं वो इसी को सच मान बैठेंगे कि यही किताब है, और जो इधर वाले हैं वो इसको किताब मान बैठेंगे।
और जो इधर वाले हैं वो इसको किताब मान बैठेंगे, इधर वाले इस सिरे को देख रहे हैं। यानी जो आदमी जहां खड़ा है उसे वो चीज वैसे नजर आ रही है। मैं इसे खोल कर बता दूं तो किताब वो दिखाई दे जाएगी। क्यों हो, ये तो असल में जो किताब थी वो तो इसका मैटर है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिधर से तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, तुमको जो मीडिया, अखबार, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी जो आपको दिखा रहे हैं वो एक पहलू है। अब मैं आपको एक दूसरा पहलू भी दिखा रहा हूं कि ये भी इसी चीज का पहलू है। आप बताइए आपको उन कीमतों पर वो चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। बस मैं इतना सा कह रहा हूं, मैं कोई षड्यंत्र नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये अपने आप हुआ है, मैं कह रहा हूं ये योजनाबद्ध किया गया है। वो कह रहे हैं कि आदमी ज्यादा हो गए हैं, मैं कह रहा हूं आदमी ज्यादा नहीं हुए हैं। आदमी कभी ज्यादा हो ही नहीं सकते धरती के ऊपर, जनसंख्या वृद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, मैं कह रहा हूं नहीं हुई। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई होती तो अब की बार सर्दियों में कम सर्दी पड़नी चाहिए थी, सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ रही है, मतलब ज्यादा ठंड हो रही है। तो वार्मिंग की वजह से ठंड कैसे हो रही है? अब तो इसलिए भी कहा जाता है कि पहले जैसे सीजन्स होते थे लंबे टाइम तक चलते थे, जैसे हम बरसात भी देखते तो लंबे समय तक होती थी, अब वो सर्कल जो है वो छोटा हो गया है। तो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि नहीं, ये कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये सब अभी आज तारीख है, आज हम बैठे हैं तो 3 तारीख है, आज 3 जुलाई है। 4 और 5 तारीख को दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन करवाने की योजना कर रहे हैं ये लोग कि भाई प्रदूषण से पीछा छूटेगा। अब दिल्ली में ऑलरेडी बारिश हो गई है, ऑलरेडी पोल्यूशन फ्री हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं बारिश तो हम करेंगे, आर्टिफिशियल रेन तो हम करेंगे क्योंकि वो शेड्यूल में क्यों है दिल्ली में। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ वो रेन करेंगे। आपको क्या पता वो क्या रेन करने वाले हैं? क्या वो केमिकल रेन नहीं कर सकते? क्या वो आपको बीमार करने वाला नहीं कर सकते? क्या वो ऐसी चीज आपके ऊपर नहीं छिड़क सकते बादलों के ऊपर जो आपको 2 महीने बाद बीमार करने वाली है कन्फर्म? वो आपको ऐसा नहीं कर सकते? को नहीं पता है, वो नहीं मालूम है ना। तो हम आपको वो दूसरा पहलू बता रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। आपको किसने बताया आर्टिफिशियल रेन करनी चाहिए? आपका किसका आइडिया था ये आर्टिफिशियल रेन का? और तुम लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक किए बिना तुम प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर बैन लगा रहे हो। अब एनजीटी की परमिशन चाहिए अगर हमको 2 पेड़ काटने हैं उसकी, लेकिन 2 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं आंध्रा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हसदेव के अंदर, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर तो कोई भी नहीं चल सकता है। मतलब यहां तक कि मतलब कावड़ियों के लिए अलग रास्ता बनाने के लिए कितने लाख पेड़ काटे जाएंगे, ये भी अखबारों में छपा यूपी के अंदर। मतलब हमको ये समझना चाहिए कि ये एनजीटी का ऐसा दोगला कैरेक्टर क्यों है। ऐसा समझना चाहिए जैसे डीआरटी का है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं षड्यंत्र नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक चेहरा आपने देखा है, एक दूसरा चेहरा मैं दिखा रहा हूं। आप दोनों में से जिसको मर्जी सच मान सकते हो ना। लेट अस एग्री टू बी डिसएग्री। ठीक है। और अब जो आपने रुपए वाला मसला पूछा था, रुपए के मसले पर आपने कहा था, देखो जो रुपया है ये असल में धन का एक वादा है, धन का एक प्रॉमिस है। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, या ऐसा कुछ बात है। मेरा रुपया असली क्यों है इसको समझिएगा। मैं भारत देश में रहता हूं, भारत देश की मुद्रा रुपया है। जब भी मैं कोई चीज कमाऊंगा तो मेरे कमाने को यानी मेरी ऊर्जा को, जब मैं किसी को अपनी ऊर्जा दूंगा तो मेरी ऊर्जा का जो मापक है वो मैंने रुपए में रखा है, क्योंकि मैं भारत का आदमी हूं। अमेरिका में होता तो डॉलर के होता। तो और जब मैं रुपया कमा रहा हूं तो मैं क्योंकि अपने शुद्ध ऊर्जा दे रहा हूं। शुद्ध ऊर्जा का मतलब ये है जो भोजन से मुझे मिली है। और भोजन में कहां से आई? वो सूरज से स्टोर हुई, नेचर से मिली हमको। तो वो ऊर्जा जो ही वो मैंने आपको दी। फॉर एग्जांपल मैं आपके घर पे दिहाड़ी करने आया, आपने मकान बनाना था, मुझे अपनी ऊर्जा दे करके मैंने, खाली हो गया ना मैं तो, मेरी ऊर्जा जो मैंने भोजन किया वो मैंने आपको दी, मैंने शुद्ध ऊर्जा दी आपको। अब उसके बदले में आप मुझे ऊर्जा ही देंगे तो बड़े चलेगा। यानी कि आप मुझे धन के रूप में, जैसे मुझे 6 महीने हो गया आपको मेहनत करते हुए, और मेरी टोटल जो 6 महीने की ऊर्जा का टोटल जो है वो उतना ही बनता है जितना आपके घर में खड़ी किसी गाय का ऊर्जा का स्टोर है। तो आप मुझे वो गाय दे दो 6 महीने की मेहनत के बदले में, या मुझे इतने किलो या इतने मन अनाज दे दो, या फिर आप मुझे इतना मन चावल दे दो, या मुझे आप इतनी दाल दे दो, या कुछ भी, एनीथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू द सेम एनर्जी लेवल। तो ये सोच करके मैं कर रहा हूं। अब जो मैंने ऊर्जा दी वो भी शुद्ध है, और जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं उसकी भी शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। इसी तरह से जो सूर्य की ऊर्जा स्टोर होती है पूरी दुनिया के अंदर, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म है, वो एक तो डायमंड है, यानी कोल है। मतलब क्योंकि वो पेड़ों से बनता है और वो नीचे हजारों साल तक वो ऊर्जा स्टोर है, कोल में भी, फिर डायमंड में भी, और ग्रेफाइट तो उसका अलग दूसरा वो हो गया।
लेकिन एक और धातु है गोल्ड, जिसमें सूर्य की शुद्ध ऊर्जा स्टोर होती है। तो इसीलिए पूरी दुनिया ने यूनिवर्सल करेंसी के रूप में गोल्ड को मान्यता दे दी। और फिर हर देश ने अपना अपना जब भी जो भी करेंसी जब डिक्लेयर किया, और उन्होंने कहा कि फिर हम एक ये जो मापक है, ऊर्जा का जो मापक है, एनर्जी एक्सचेंज जो आपस में करनी पड़ती है और हमें गोल्ड देना पड़ता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि इसका एक स्टैंडर्ड बना दें कि इसका ये स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलेगा। यानी अब मैं चाहे आपको असली में वो स्टैंडर्ड दूं, यानी सोना दे दूं, या उसके बराबर में एक पर्ची लिख के दे दूं कि भैया मैं तुम्हें इतना सोना देने का वादा करता हूं, तो वो भी पर्ची भी उस वादे में ही चलेगी। मान लो मैंने आपको पर्ची दे दी, बहुत बार हम लोग सामान लेकर आते भी हैं पर्ची पर, वो उस पर्ची की वैल्यू उस सामान के बराबर होती है। तो आरबीआई क्या करता है, जो भी हम असली ऊर्जा इकट्ठी करते हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, असली ऊर्जा का मतलब ये हो गया, यानी जैसे कि आप ये समझो असली ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैंने अनाज बोया, अनाज उगाया, मतलब एक दाने से 100 दाना 1000 दाना बना लिया, या फिर मेरा पशु था, एक अगला पशु हो गया, या व्यक्ति था घर में मेरा, वो संसाधन बढ़ गया, मानव संसाधन बढ़ गया, या फिर मेरे यहाँ कोई कोल निकल आया या कोई धातु निकल आई या सोना कुछ भी निकल आया, तो मैं उसको भी अपनी कमाई के तौर पे मानता हूँ। या फिर मैंने अपने शरीर की ऊर्जा दी, यानी सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज इसको मानेंगे। तो जो असली ऊर्जा है वो कितनी नई पैदा हुई, जो सर्कुलेट मार्केट में आएगी, उसी को हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं कि नई इतनी प्रोडक्शन हुई। उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होता है, फैक्ट्री में जो उत्पादन का पैमाना है वो है मैंने अपनी कितनी ऊर्जा दी, यानी मैंने कितनी सर्विस दी। तो उसके हिसाब से उस शुद्ध ऊर्जा का प्रतिरूप के रूप में, एक वादे के रूप में जो बैंक है वो नोट छाप करके आपको देता है। यानी कि वो ऊर्जा आपकी स्टोर हो गई एक तरह से वहां रिजर्व बैंक में, और उसके बदले का नोट आपको मिल गया। यानी आपने ऊर्जा दी और उसके बदले में वो नोट घूम करके उसी के थ्रू आपके पास आ गया, यानी कि बैंक के थ्रू या उस मालिक के थ्रू जिसके यहाँ आपने ऊर्जा दी थी। तो दिस इज अ पॉइंट कि आपने जो मेहनत की है वो प्योर है और वो शुद्ध है और वो शुद्ध रूप में ही जमा है। तो आप भारत के 1 रुपए के बराबर, जब आपको 100 रुपया दिहाड़ी मिलती है अगर, तो आप 100 रुपया असली भारत का रुपया कमाते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब है अब जो आपने रुपया कमाया है वो भारत के रुपए के मानक के बराबर कमाया है। जो मेरे दादाजी हैं, फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादाजी के टाइम पर तो सोने की मुद्राएं थी ना, उस वक्त तो मैं अगर 100 रुपए देता तो 100 रुपए के बराबर का सोना मिलता ना। मान लो मेरे दादाजी ने वो नोट मेरे पिताजी को दे दिया और वो नोट मुझे दे दिया, तो आज भी अगर 40 साल पुराना नोट मिले तो वो मेरे दादा ने जी ने कमाया हुआ है, तो उसके बदले का सोना है ना। लेकिन जब बैंक में जाऊंगा तो उसे 100 रुपए में जमा कर लेंगे और वापस मुझे जो 100 रुपए का नया नोट मिलेगा उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, मतलब एक बात समझ में आ रही है? पुराने नोट के बदले में सोना है, नए नोट के बदले में सोना नहीं है, जबकि पुराना नोट वापस लेकर ही नया नोट दिया गया है। एक तो ये समझने की बात है। दूसरी बात, मैंने जो कमाया है, मैं मोटा मोटी ये समझाऊं कि जो सोना है जिसमें हम पहले ट्रेड किया करते थे, सोने से ट्रेड किया करते थे, जो भी हम चीज़ लेते देते थे, तो मतलब कोई चीज़ ली तो बदले में उतना अपना सोना दिया, और बाद में शायद वो बैंक में जाकर के जमा हो गया और उसके बदले में प्रोमिसिंग नोट हम लोगों को दे दिए कि इसको बाजार में आप चलाइए। इसका मतलब है कि जो हम प्रोमिसिंग नोट चला रहे हैं उतने उसकी एवज में, उसकी बैकिंग में वहां पे वो सोना होना चाहिए। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मान लो आप किसी भी चीज के बिना, आप कहते हो कि नोट कैसे छपते हैं, अब वो बोलते हैं अब आजकल तो ये बुलियन करेंसी है, फ्लोटिंग करेंसी है और फिएट करेंसी है, ऐसे करके वो अनर्थशास्त्री जो है वो आपको बहकाएंगे वो कि ना ऐसे छाप लेती है सरकार। तो हमारा कई बार सवाल रहता है कि कोई नियम तो होगा ना। उन्होंने कहा भी सरकार ने फलाने सन के बाद, 98 के बाद, 91 के बाद, कुछ भी एनी डेट कोई भी को, वो कह रहे हैं कि इतने तारीख के बाद आरबीआई ने सोना रखना बंद कर दिया, ठीक है, और नोट छापने शुरू कर दिया ऐसे बिना सोने के। अब मेरा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन ये है, क्या उनको वो गोल्ड बैकिंग बंद करने का अधिकार प्राप्त था? अधिकार प्राप्त तो तभी तो करेंगे ना। भारत के संविधान में या आरबीआई एक्ट में या कहीं पर भी कानूनन या सैद्धांतिक रूप से क्या उनको अधिकार था? यदि उनको अधिकार नहीं था तो उन्होंने किस नियम के तहत और किस कानून के तहत ये सब बंद किया? अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब मिलेगा
इवन ये किताब है ना, जो रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन, इस किताब में बकायदा भारत की सरकार ने, यानी कि मंत्रालय ने, सरकार तो नहीं कहूंगा, सरकार तो कुछ और होती है, हमको गलत पढ़ाया गया। अगर हम इसको डिटेल में जाते हैं तो यहाँ ये जो अनुक्रमिका है, क्रमणिका है, इसमें हमने दिया हुआ है 20 नंबर पेज पे जो हमने वो लगाई है RTIs, उनका जवाब दिया हुआ है। और उनके जवाब में मंत्रालय क्या कहता है, जब वित्त मंत्रालय से पूछा गया, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, सबसे सूचना मांगी गई RTI के तहत। 19/6/2015 से लेकर 25/10/2023 तक सूचना मांगी है। यानी कि 8 साल तक इस सवाल के पीछे पड़े रहे, और 8 साल बाद जब सब मतलब CIC से डांट खाने के बाद जो वित्त मंत्रालय जवाब देता है, तो उसका उत्तर ये आता है कि हमारे पास वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मतलब एक तरह से यानी बैंक ने फ्रॉड किया। इसका मतलब है कि आपके पास सारी मुद्रा अवैध है। यदि आपके पास वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज ही नहीं है कि कौन सी मुद्रा को आप वैध कहते हैं, कौन सी मुद्रा को छापने का आपके पास क्या अधिकार है, तो फिर इसका मतलब तो आपने सारा कुछ जितना भी ये गेम खेला लो देश की जनता के साथ, ये फ्रॉड था। तो हम सिर्फ यही तो बता रहे हैं कि आपने जो कमाया वो रुपया कमाया, उतना ही छापने का अधिकार रिजर्व बैंक को है। अगर उसके अलावा आपकी कमाई ऊर्जा के अलावा अगर बैंक छाप लेता है, जैसे कि मूलधन को ब्याज को वो मूलधन में जोड़ देता है और उसको फिर छाप लेता है, वो छापना गैर कानूनी है, सैद्धांतिक रूप से भी गलत है, और मतलब उनके पास अधिकार भी नहीं है। हमने इसके ऊपर भी सवाल पूछे हैं। अब रुपया भी छापने का अधिकार नहीं है उनको, जो छाप लिया है तो वो रुपया अवैध हो गया ना, सिंपल सी बात है। या तो कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए। और फिर जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और जो मतलब आपकी असल कमाई भी नहीं है उसको भी छाप लेते हैं। और बड़ी बात पता है क्या है, आपको लगता है कि हम कोई सटके हुए आदमी हैं और पता नहीं चलेगा कि कैसे चलेगा। आपके पास वो चांदी वाला रुपया है क्या? चांदी वाला रुपया अगर नहीं है तो उधर उसमें रखा है बैग में, वो आप लागू, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये चांदी के रुपए तो हमने भी देखे हैं अपनी दादी के पास। आपने देखे तो हैं, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या कॉन्सेप्ट है। आप उस चांदी के रुपये को एक बार बैंक में ले जाइए। अभी अगर आपसे कोई, आप जाकर के बैंक वालों से पूछोगे ना चांदी का रुपया हमको चांदी के रुपये में चाहिए, तो बैंक बोलेगा चांदी का रुपया तो बंद हो गया, ऐसा। अब आप क्या करिए, उस चांदी के रुपये को ले जाइए बैंक में और बोलिए मुझे जमा करना है। अगर वो बंद हो गया होगा तो बैंक लेने से मना करेगा, लेकिन बैंक लेने से मना नहीं कर रहा है। ठीक है, कमाल की बात ये है। अच्छा चलो, ये 2 आ गया। अब चांदी का रुपया बैंक लेने से मना नहीं कर रहा है, ले रहा है लेकिन दे नहीं रहा है। और लेगा भी तो कैसे देगा? जैसे अभी ये चांदी का रुपया है, ये 1928 का या ऐसे कुछ रुपया है, 18 का। अब ये चांदी का जो 1 रुपया बैंक में ले जाओगे ना, 1 रुपी इंडिया लिखा है इसके ऊपर, तो बैंक इसे 1 रुपये में लेता है। अच्छा, अब ये इसको भी 1 रुपये में लेता है, और इस वाले जो ये नोट है इसको भी 1 रुपये में लेता है। और कमाल की बात ये है कि आपकी जेब में जो दूसरे नोट होते हैं ना, जैसे 100 रुपये का, 50 रुपये का, उनकी छपाई में भी कागज तो उतना ही लगता है, लगभग इंक भी लगभग उतनी लगेगी। इसका मतलब आप 2000 रुपये का नोट छापो या 100 रुपये का नोट छापो या 5 रुपये का छापो या 1 रुपये का, शाही उतनी लगनी है। तो फिर ये 1 रुपये का क्यों छपता है और 250 उनके क्यों छपते हैं? और रुपये भी कितने लगते हैं? एक नोट को छापने में लगभग 3 रुपये के बैंक नोट के बराबर का खर्चा आता है। यानी अगर 2000 का नोट छपा है, बैंक ने छापा है, तो उसे सीधे 1997 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यदि उसने 2000 रुपये का गोल्ड पीछे बैकिंग में नहीं रखा है तो। 3 रुपया खर्च करके 2000 रुपये की ऊर्जा खरीद ली आपकी उसने ना, और वैसे उसका क्या खर्चा हुआ? 3 रुपया, और आपकी ऊर्जा लगी 2000। अब ये 1 रुपया जब आप कमाते हो, इसको कमाने में भी आपको 3 रुपये की ऊर्जा देनी पड़ती है ना। तो फिर ये क्यों छापेगी सरकार? ये छापना क्यों जरूरी है? क्योंकि असल में जब आप इसे लेकर जाते हो बैंक में तो भी 1 रुपये में जमा होता है। आप कागज उस वाला स्टील वाला लेकर जाओगे, लोहे वाला, वो भी 1 रुपये में लेता है, और ये चांदी वाला जाओगे तो भी 1 रुपये में लेता है। अब सिर्फ इस 3 ट्रांजैक्शन से ही देखो कितना बड़ा खेल होता है। इसको छापने में लगते हैं 3 रुपये, और जो लोहे वाला रुपया है उसको छापने में लगते हैं लगभग 13 या 14 रुपये।
लोहा लगा ना उसकी कीमत है 13 या 14 रुपए, उसे उसको छापने में, छपाई लाना ढोना, उसमें टोटल कैलकुलेशन कर लिया। तो फिर वो सिक्का क्यों चलाया जाता है? 1 रुपए को चलाने के लिए 13-14 रुपए वाली धातु क्यों खराब की जाती है? और अगर इसको लेकर के जाते हो तो इसको बनाने में लगता है ऐसे ऐसे 1,000, यानी अभी जाओगे सुनार के पास तो आपको इसके बदले में ऐसे ऐसे 1,000 मिल जाएंगे, जबकि बैंक में 1 रुपए में ले रहा है। इसका मतलब जैसे ही बैंक ने ये लिया और वापस हमको ये दे दिया या डिजिट दे दी, तो आपके साथ 1,000 गुना की ठगी हो गई ना होगी? फ्रॉड हो गया ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। और ये सरेआम हो रहा है आपके सामने। आप जाकर के बैंक से बोलो तो सही, इसकी कितने रुपए में लोगे? बोले 1 रुपए में। तो यही चीज बाजार में 1,000 रुपए में ले रहा है। तो बैंकिंग का इतना बड़ा फ्रॉड कॉमन सेंस सामने क्यों नहीं नजर आ रहा भाई आपको? और फिर दूसरी बात, क्या ये रुपया है? अगर ये भी एक है और ये भी एक है तो फिर दोनों में फर्क क्या है? यानी सिक्के वाला, कागज वाला, चांदी वाला, तीनों में फर्क क्या है? कि धातु का फर्क है। तो क्या धातु रुपया होती है कि नहीं होती है? तो फिर रुपया क्या होता है? रुपये का मानक क्या है? वो मानक है। मानक क्या है? गोल्ड है। तो रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही असल रुपया है। और वो कितनी है? वो 15 रुपए का 1 तोला सोना, ये है उसका स्टैंडर्ड है। तो 1 रुपए की जो कीमत बनती है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है। 770 मिलीग्राम गोल्ड, जो 24 कैरेट का गोल्ड है, उसकी जो कीमत आज के टाइम पे बैंक नोट में लगभग 10,000 के बराबर होती है। यानी जब भी आप बैंक से कोई कर्जा लेते हो, जैसे ही आपने 1 रुपया लिया तो वो 10,000 रुपए छाप लेता है। यानी आपके साथ 10,000 गुना की ठगी हो रही है। देश के प्रत्येक नागरिक के साथ 10,000 गुना उसकी मेहनत लूटी जा रही है। तो ये देश समृद्ध कैसे होगा? कब होगा? ये रोजगार, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये डिप्रेशन, ये कभी जाएगा? नहीं जा पाएगा। देश तो देखिए समृद्ध हो रहा है। मैं कई पेट्रोल पंप्स पे जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं सरकार के कि हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है वर्ल्ड की। हाँ, कि आप कैसे कह सकते हैं कि देश जो है समृद्ध नहीं है? देश में आज से पहले 20 साल पहले ना इतनी किसी के पास गाड़ी होती थी, ना घोड़े होते थे, ना इतनी कोठियाँ मकान होते थे, कुछ नहीं होता था। इतना कहाँ रुपया था, इतना कहाँ पैसा था? चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कितना कहाँ रुपया था, कहाँ पैसा था। आपने एक सवाल ये पूछा है, और दूसरा आपने पूछा है इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई हैं और इतनी सारी समृद्धि और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। देखिए, देश समृद्ध होता है जब उसके लोग समृद्ध होते हैं। लोगों की समृद्धि के बिना देश की समृद्धि की परिकल्पना एक बकवास है कोरी, उसको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। देश में जैसे हम 10 लोग बैठे हैं, हम 10 लोगों के पास 10,000 रुपया है, तो हम सबके पास अगर 1,000 रुपया है, एक तो तरीका है ये कि ये परिवार समृद्ध है और इस परिवार में सबके पास 1,000 रुपया है और टोटल 10,000 रुपया है। और एक तरीका ये है कि सिर्फ आपके पास 10,000 रुपया हो और बाकी सब कंगले हों। तो अभी भी परिवार के पास तो 10,000 रुपया है, लेकिन वो जिसके पास है वो दबा के बैठा है, मैं दूंगा नहीं, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम चाहे भूखे मरो चाहे कुछ भी करो, तुमको ये रुपया नहीं दूंगा। तो अभी भी पूरे परिवार के पास तो 10,000 रुपया ही है, लेकिन वो बाकी के तो सारे नंगड़ है ना, नो। तो असल क्या हो रहा है कि देश में सिर्फ 8-7 लोगों के पास 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप तो सब कर्जे में बैठे हो। गांव पूरा का पूरा, देखो कमाल की बात क्या है, किसी गांव में चले जाओ, मैंने तो अपने गांव में रिसर्च किया और दूसरे गांव में करते हैं, प्रत्येक गांव का प्रत्येक किसान अपनी जमीन को गिरवी रखे बैठा है बैंकों में। और वो भी ऐसे रखे बैठा है कि 40 लाख कीमत है जिस जमीन की 1 एकड़ की, उसको 40,000 रुपए में, 50,000 या 1 लाख रुपए में बैंक में केसीसी बनवा रखा है। यानी 1 लाख रुपए में 40 लाख रुपए का सामान उन्होंने गिरवी रखा हुआ है। इस लेवल पे तो कर्जदारी है। जितने मकानों की बात आप कह रहे हो, पहली बात यह है कि मैक्सिमम मकान कर्जे पर हैं इस वक्त, और इससे भी आगे चले जाओ, कर्जे की कहानी को भी मैं देख लूंगा। ये जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, इस 3 ट्रिलियन के बदले में आता क्या है वो देख लो आप। अगर आज से 20 साल पहले मेरे गांव में एक जमीन का जो टुकड़ा है, 1 एकड़ का टुकड़ा, लगभग 30 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, 2 लाख रुपए में, 1 से 2 लाख रुपए में आता था। मतलब नदी किनारे 1.5 लाख रुपया और दूर चले जाओ तो 1 लाख रुपए का 1 एकड़ जमीन आती थी। अभी वो 50 लाख रुपए में आती है। जमीन उतनी ही है, अनाज उतना ही पैदा करती है, सब कुछ उतना ही पैदा करती है। तो अब 30 लाख और 50 लाख कैसे हो गया? देखो कमाल की बात यह है कि पहले उस जमीन को खरीदने के लिए मेरा 1 लाख रुपए कमाने वाली मेहनत लगती थी, और अब मुझे वो खरीदने के लिए 50 लाख की मेहनत लगानी पड़ेगी।
तो यानी कि वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए महंगा हो गया है। फिर रही बात मकानों की बात है, मकान सारे के सारे लोन पर हैं, तो बैंक ने यदि आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया है तो उससे 10,000 गुना नोट छाप करके अडानी को दिए हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जितना आपके पास पैसा आता चला गया उसका 10,000 गुना अमीरों के पास आता चला गया, क्योंकि उतने नोट वो छाप लेते हैं और डोनेशन करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लांट करते रहते हैं। तीसरी बात जो आपने कही है कि पक्के मकान नहीं होते थे, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। वो ये ज़रूरी है कि आज से 4,000-5,000 साल पहले की सभ्यताएं पता चलती हैं कि 4500 साल की सभ्यता मिली हमको मोहनजोदाड़ो की, और ये हिंदू घाटी की सभ्यता, और इधर हमारी राखी गढ़ी में भी मिली, और वहाँ पता चला कि वहाँ पर पक्की ईंटों के मकान पाए जाते थे। इसका मतलब 5,000 साल पहले हमारे पुरखे पक्की ईंटें बनाना जानते थे। तो ऐसा क्या था कि उन्होंने पक्की ईंटों से वापस कच्चे झोंपड़ों में जाना तय किया, वापस जंगली खेती करनी तय की, कि वो चीज सरवाइव नहीं कर पाएगी। आज भी किसी अमीर को जब कोई मकान बनाता है और 500 गज में अगर मकान बना रहा है वो, या 1000 गज में, या किसी 1 एकड़ 2 एकड़ के ऐसे फार्म हाउस बनाता है, तो आपने देखा होगा कि वो अपना घर जो दुनिया को दिखाना है उसको सजाने के लिए पैसा खर्च करता है बहुत ज्यादा, पर जो उसी मकान में पीस वाली जो जगह मिलेगी वो झोपड़ी की टाइप में मिलेगी, कोने में, वो कच्ची मिट्टी की, और वहां बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, और वहां खुली हवा के लिए वो जगह रखा हुआ है। मतलब उन्होंने अमीरी की निशानी जो है वो कच्ची झोपड़ी रखी हुई है। ये कॉमन सेंस हमारा कब जागेगा इस बात को समझने के लिए, ये बड़ा कमाल की बात है कि पक्का मकान समृद्धि की निशानी नहीं है। पक्का मकान इस बात की निशानी है कि आपने कितने पहाड़ काट करके वो ईंट, सीमेंट, बजरी, तो कोलतार और रेत वो सब आया होगा आपके वहाँ उस मकान को बनाने के लिए, कितने ट्रक चले होंगे, कितना पोल्यूशन हुआ होगा, वो सब होकर के वो सारा पोल्यूशन आपके उस मकान में है एक्चुअली। और अब वो मकान इतना तपता है कि अब उस मकान में आप बैठ नहीं सकते जब तक आप परमानेंट पर्यावरण का नुकसान ना करो। उसके लिए एसी चाहिए। हाँ, पर्यावरण परमानेंट मतलब जब तक आप उस मकान में रहोगे तब तक आप पर सेकंड पर्यावरण का नुकसान करोगे। वो एक समृद्धि की निशानी यदि आप इसे मानते हो। प्रकृति का विनाश करके किया गया कोई भी विकास में सही नहीं मानता इंसान के लिए। आप इसे मानते होंगे तो डॉक्टर बहरा ये चाहते हैं कि दुनिया जितनी आगे निकल चुकी है, हम लोग गांवों से निकल के शहरों में आ गए और शहरों में बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली, प्रोडक्शन बहुत चीज़ों का हो गया, हर चीज़ अवेलेबल है इजली हम लोगों को। अब आप चाहते हैं कि वापस जो है उसी तरह से लोग गांव में चले जाएं, या गांव आधारित वो जो उस सिस्टम में चले जाएं। मैं वापस नहीं कह रहा हूँ, देखो भाई मैं सही की बात कह रहा हूँ। सही क्या है गलत क्या है ये देखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, आप शहर में रहो या गांव में रहो, मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको शुद्ध हवा लेनी पड़ेगी। स्वस्थ रहने के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रकृति में काम करना पड़ेगा, नंगे पैर रहना पड़ेगा, और बिना एसी के रहना पड़ेगा, और हवा मतलब आपके पसीना निकलना चाहिए। ये अगर आपके शहर में पॉसिबल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध हवा, ऑर्गेनिक शहर में तो पॉसिबल लोग बनाते हैं, उसके लिए और जिम जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। और बंद कमरे में जिम जाना मतलब शरीर की मेहनत छोड़ करके और वो काम करना जिससे आपकी पूरी बॉडी स्टिफ रहती है। जिम गए हुए लोगों की कभी बुढ़ापा देखना, सारी बॉडी पेन करती है उनकी। और काम करे हुए लोगों का बुढ़ापा देखना एकदम मस्त रहता है, 90-90 साल तक फिट होकर के आखिरी सांस तक ऐसे मस्त के जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 45 साल में पैरालिसिस वाली ज़िंदगी चाहिए, या डिप्रेशन वाली ज़िंदगी चाहिए, या फिर एकदम हंसी ठट्ठा और मज़े वाली ज़िंदगी। आई डोंट केयर कि आप उसको पीछे जाना बोल रहे हो कि आगे जाना बोल रहे हो, मैं सही जाना की बात कर रहा हूँ। नहीं, पीछे जाना तो मैं इसलिए कह रहा था कि आज भी लोग जब मान लो 10-20 साल 15 साल कोई गांव छोड़ के शहर में आया और यहाँ उसने देख लिया, परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए, वापस चलते हैं गाँव। लेकिन जब गाँव में जाते हैं तो उनको वही सुनने को मिलता है, या उनको फीलिंग आती है कि लोग लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, है ना। उसका रीज़न ये था ना, सबसे पहली बात आपने क्या गए क्यों थे, आना ही था तो। नहीं, आपने जो किया ना, आपका पहला स्टेप ही गलत था, आपका और मेरा सबका। मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। जब मैं शहर में रहने वालों को कोसता हूँ तो मैं जब गांव छोड़कर गया ना, तो मैं इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि मेरे घर वालों को ऐसा लगा था कि गांव में कुछ भी नहीं रखा है।
और गांव में कोई सुविधा नहीं है या गांव में ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि मैं पलायन करके गया था, पलायनवादी सोच के तहत। यानी मुझे समस्या आई, मैंने समस्या को ठीक करने की बजाय पलायन करना उचित समझा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब शहर में समस्या आएगी तो पलायन करके फिर वापस आ जाएंगे। शहर में समस्या आने के बाद वापस गांव में आना इज गुड, क्योंकि गांव आपका है, जमीन आपकी है, उसमें गांव की मिट्टी में पोषण है कि वो बरगद पाल सकती है। शहर में तो मतलब मैंने 2018 में मैंने